हाय दोस्तों, वेलकम टू ज्ञानपुर चैनल। दोस्तों ये हमारी पेड की जो क्लासेस स्टार्ट हुई हैं जीएस की हिस्ट्री की, ये हमारी दूसरी क्लास है। और सभी बच्चे जो पहली क्लासेस नहीं देखे हैं उन्हें जाके आप जरूर देखिए। मैं सही बता रहा हूँ दोस्तों, एक बार यकीन मान के आप सारी क्लासेस आप देखिए। मैंने अपने पहले लेक्चर में भी बता रखा है कि जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, देखिए दोस्तों, मैंने पहले ही बोला कि लूसेंट आप एक बुक अपने आप रेफरेंस ले रखिए, वो बुक आप अच्छे से पढ़िए, टॉपिक वाइज टॉपिक जो आपके सिलेबस में दे रखा है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो भी मैं क्लासेस पढ़ा रहा हूँ टॉपिक वाइज आपके पेट के एग्जाम के अकॉर्डिंग मैं पढ़ा रहा हूँ सर। उसके बाहर का कुछ भी नहीं, इधर उधर की कोई बातें नहीं होगी। बस जो आपके सिलेबस में दोस्तों दे रखा है बस उसी के अकॉर्डिंग मैं सब चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। और आप यकीन मानिए, आप लूसेंट बुक को आप एज ए मतलब बाइबल समझिए, और एक जो मैं अपना वीडियो लेक्चर पढ़ा रहा हूँ दोस्तों ये आप लीजिए। क्योंकि देखिए वीडियो लेक्चर जो दोस्तों मैं बना रहा हूँ, अपनी क्लासेस जो बना रहा हूँ, उसमें कुछ लूसेंट के भी आपको पॉइंट मिलेंगे, कुछ अच्छी बुक्स से भी मैंने कंपाइल करके सारे क्वेश्चंस लाए हैं। प्रीवियस ईयर दोस्तों जो स्टेट पीसेस वगैरह में क्वेश्चन आते हैं उनके मैंने क्वेश्चन यहाँ फैक्चुअल फॉर्म में लेके आया हूँ मैं। आपके जो यूपी ट्रिपल एस सी जो प्रीवियस ईयर एग्जाम कंडक्ट कराई है अभी तक, जितने भी यूपी ट्रिपल एस सी एग्जाम कंडक्ट कराई है, जो भी क्वेश्चन है उनको भी मैं अपने लेक्चर में शामिल किया हूँ। तो आप यकीन मानिए, आप पूरी क्लासेस देखिए, बड़े बड़े हमारे लेक्चर भी नहीं रहेंगे, छोटे छोटे क्लासेस रहेंगी दोस्तों। आप यकीन मानिए, आप लूसेंट और ये फॉलो मेरा क्लासेस कर लेते हैं, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन आपका टॉपिक से अलग हो गया तो आप बताइएगा, एक भी क्वेश्चन दोस्तों आप बाहर नहीं आएगा। क्योंकि जब मैंने सारे फैक्ट्स को, सारे पॉइंट्स को मैं लेके आ रहा हूँ तो चीजें बाहर हो ही नहीं सकती। मैं यहाँ पे पूरी लूसेंट बुक तो नहीं बताने जा रहा हूँ, मैं तो देखिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं उनको बता रहा हूँ। अलग अलग बुक्स में जो क्वेश्चन दे रखे हैं मैं उनको यहाँ पे फैक्चुअल फॉर्म में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। और कुछ चीजें मैं यहाँ पे जो सिंपल सिंपल चीजें मैं उनको यहाँ पे स्किप भी करता हूँ, थोड़ी बहुत कुछ चीजें मैं कह सकता हूँ, क्योंकि जो जनरली सबको पता ही रहता है, या फिर आप कोई भी बुक्स कभी तक पढ़े हैं तो थोड़ी बहुत आपकी जानकारी रहेगी। बट बाकी आप नहीं भी कोई बुक्स देख रहे हैं तो इसमें लगभग मैं सारी चीजें यहाँ कवर करके चलता हूँ। तो आप दोस्तों एक ही क्लास को अच्छे से देखिए, और अब मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप एक बार देखिए, मैंने किया है। और दोस्तों लास्ट टाइम में मेरे अच्छे मार्क्स आए थे पेट में, 99.7% आई मेरा रहा है लास्ट के एग्जाम में। और आप यकीन मानिए, मैं जितना बता रहा हूँ आप उतना करिए, कम समय में कम चीजें पढ़ के आपकी चीजें तैयार हो जाएंगी, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। बस आप वन बाय वन एक एक लेक्चर आप देखते जाइए, ठीक है। टाइम नहीं लेते हैं, आते हैं डायरेक्टली। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ ली थी, उसके कुछ फीचर्स डिस्कस किए थे, मोहनजोदड़ो मैंने पढ़ा दिया था, सॉरी हड़प्पा पढ़ा दिया था। ऑलरेडी सारे पॉइंट्स लिख के रखा हूं, उनको मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। क्योंकि क्या है, बहुत सी चीजें कुछ ऐसी हैं जो आपको समझ में नहीं आएगी, मैंने बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है। तो आप पढ़ते हुए आप नोट्स भी अपना बनाते चलिए, और जो बातें मैं बता रहा हूँ दोस्तों ना, आप उनको अच्छे से समझिए। क्या है कि एक बार मेरी बातें आप सुनेंगे ना तो आपको वो चीजें याद हो जाएंगी। बाद में आप जब इनसे आप नोट्स बनाए रहोगे, आप उनको बाद में आप याद करोगे तो आपको सब चीजें याद होंगी। लेकिन वो कब होंगी, जब आप मेरी बातें एक एक सुनी रहोगे। तो आप भले देखो, मैं खुद चाहता हूँ यार आपका टाइम बचे, आप स्पीड में 1.25 में करके आप वीडियो लेक्चर देखो, ठीक है। वैसे मैं ऑलरेडी इतना तेज बोलता हूँ, मुझे लगता है आप 1.25 करोगे तो आपको शायद नहीं सही चीजें सही से क्लियर हो पाएंगी। बट ठीक है, आप सुनिए जो भी मैं बताता हूँ। दोस्तों हड़प्पा पढ़ लिए थे, उसके बाद कुछ पॉइंट्स रह गए हैं अभी। जैसे ये क्लासेस के बाद जो मैं थर्ड क्लासेस लूंगा उसमें और भी बहुत से पॉइंट्स हैं मैं बताऊंगा, और उसमें कुछ मिसलेनियस पॉइंट है पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का, वो होपफुली नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों देखिए, मोहनजोदड़ो आते हैं, इसकी खोज दोस्तों इस साइड की कब हुई थी, 1922 में हुई थी। और ये दोस्तों देखिए साउथ में मैंने लिख रखा है, ये मोहनजोदड़ो जो स्थान है सिंधु नदी के पास में है। इस सिंध दोस्तों, सिंध प्रांत है पाकिस्तान का, सिंध प्रांत है, वहां पे सिंधु नदी के बगल में ये मोहनजोदड़ो स्थान है, लरकाना डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान का, ठीक है। इसी को दोस्तों आर डी बनर्जी ने की थी 1922 में। आर डी बनर्जी मतलब सुनिए, राखल दास बनर्जी ने इनकी इसकी खोज की थी। इसके देखिए अलग अलग नाम है, कई बार क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आ जाते हैं, क्या होगा आपको नाम अलग अलग दे देगा, ठीक है। आप वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि कौन सा ऐसा सिंधु घाटी सभ्यता है जिसको स्तूपों का टीला कहते हैं, तो स्तूपों का टीला किसको कहते हैं, मोहनजोदड़ो कहते हैं। ये पता होना चाहिए, जनरली बुक्स में दिया नहीं रहता है। तो इसको मृतकों का भी टीला कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का इसको बगीचा भी कहते हैं, इसको स्तूप टीला भी कहते हैं, ठीक है। ये पता ही है सबको इसको, हाँ ठीक है दोस्तों, इसको प्रेतों का टीला भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गया, मृतकों का टीला, सिंधु घाटी सभ्यता का बगीचा, स्तूप टीला, ये 3 पॉइंट आप याद रखिए अलग से। 1922 में इसकी खोज हुई थी, दयाराम सॉरी आर डी बनर्जी ने इसकी खोज की थी, सिंधु नदी के किनारे है, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट इसमें सर्वाधिक मुहरें मिली थी। देखिए ये कुछ पॉइंट्स पे मैं जैसे मैं कलर कोडिंग के हिसाब से बताऊंगा आपको, कुछ चीजों पे मैं सर्कल करूंगा क्लासेस में। आप उन पॉइंट्स को तो आप अच्छे से आप याद ही रखोगे, वो मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। दोस्तों जो ये पॉइंट है, सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक मुहरें कहाँ से मिली थी, क्वेश्चन आपसे दो। मैंने जब हड़प्पा में पढ़ा रहा था तो मैं वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि
जो अभिलेख वाली मुहरें होती हैं, अभिलेख वाली मुहरें मैंने बताया था जिसमें कुछ किसी तरीके की कुछ आकृति बना हो, कुछ डिजाइन बना, चित्र बना हो, तो उसको क्या बोलते हैं, अभिलेख वाली मुहरें बोलते हैं। जब क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा एग्जाम में कि सबसे ज्यादा अभिलेख वाली मुहरें कहाँ मिली है, तो आप बताओगे सिंधु हड़प्पा में, ठीक है। बट जब आपसे ये पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा संख्या में मुहरें कहाँ मिली है, तो आप बताओगे मोहनजोदड़ो। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक है। इसको स्तूपों का टीला और मृतकों का भी टीला बोला जाता है, ठीक है। आर.डी. बनर्जी ने इसकी खोज की थी, ठीक है। उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका क्या है, विशाल स्नानागार यहाँ पे मिला है। हड़प्पा जब मैं दोस्तों पढ़ा रहा था तो हड़प्पा में मैंने क्या बताया था कि विशाल अन्नागार मिला हुआ है, यहाँ पे क्या मिला हुआ है, विशाल स्नानागार मिला है। ये डिफरेंस आप याद रखे रहना, ये बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन आया है। मातृ देवी की मूर्ति मिली है, ठीक है। कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है, देखिए कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, ठीक है। इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा, कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है। पशुपति महादेव की एक मुहर मिली है। एक्चुअली पशुपति महादेव अभी मैं ऐसे तो बना नहीं सकता, मैं अभी मैं जब मैं मिसलेनियस वाला एक टॉपिक का एक लेक्चर बनाऊंगा तो मैं आपको ये भी थोड़ा इनके बारे में बता भी दूंगा। पशुपति महादेव की एक मुहर मिली हुई है, ठीक है। एक्चुअली मुहर मिली हुई है, उन्होंने एक उस पर कुछ डिजाइन बना हुआ है कपड़ों पे। मैं ऐसे आपको डायग्राम नहीं दिखा सकता, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसमें मैं उसका पिक मैं शेयर कर दूंगा आपको। अच्छा हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है, आप उसको फॉलो कर लीजिए। और मैं बता रहा हूँ दोस्तों, जो भी आपके पेट के एग्जाम है ना, मैं उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पिक्स शेयर करूंगा। तो आप कुछ नहीं यार, 5 सेकंड आप 10 मतलब मुश्किल से 2 मिनट में आप वो रोज पिक्स आप रिवाइज करते रहोगे ना, तो मैं बता रहा हूँ आपको बहुत से आपके फैक्ट्स याद हो जाएंगे। फैक्ट्स एक दिन में याद नहीं होते हैं, 18 जगह से आप पढ़ने की कोशिश करोगे, एग्जाम तक चीजें आपकी हो नहीं पाएंगी। आप पिक्स जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों, आप पिक्स को बार बार आप रिवाइज करते रहो। मैं टेलीग्राम चैनल पे रोज मैं 2-3-4 इंपॉर्टेंट पिक्स शेयर करता हूँ, जस्ट मैंने अभी बनाया ये, तो आप उसको जल्दी से आप लोग सब लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। ये पशुपति महादेव की मुहर मिली है, सूती कपड़ा का साक्ष्य मिला है, एक विशाल सभा भवन यहाँ मिला हुआ है, ठीक है। विशाल सभा मिला है। एक बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, यहाँ पे कुबड़ वाले बैल का एक मुहर मिला हुआ है। वृषभ भी लिख के आ जाता है क्वेश्चन में, बैल आएगा, लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे संस्कृत, पता होगा उनको। कुबड़ वाले क्या है, बैल का भी एक मुहर मिला हुआ है। विशाल सभा भवन मिला हुआ है। कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है, जो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति की है, ठीक है। और दोस्तों देखिए यहाँ पे एक चीज और है, गले हुए तांबे का ढेर भी मिला हुआ है। और एक चीज और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, यदि पूछता है कि कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता ऐसी है, कौन सा ऐसा स्थल है वहां का जहाँ पे सबसे ज्यादा बाढ़ के साक्ष्य मिले हैं, या मलेरिया का साक्ष्य मिला है, या सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा था, पूरी सिंधु घाटी सभ्यता की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो कौन सा था, मोहनजोदड़ो था, ठीक है। यहाँ सबसे ज्यादा क्या मिला है दोस्तों, बाढ़ के साक्ष्य मिले हैं, जनसंख्या वाला ये सर्वाधिक नगर था। यहाँ पे मलेरिया का भी साक्ष्य मिला था, तो मैं यहाँ इसको लिख दे रहा हूँ, मलेरिया के साक्ष्य यहाँ मिले थे, मलेरिया के साक्ष्य आप मिले थे, ठीक है। उसके बाद देखिए ये मोहनजोदड़ो हो गया, इससे बाहर कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे नहीं, आप जो थोड़ा बहुत बचता है नोट्स देख लोगे, आपके सारे कवर हो जाएंगे टॉपिक, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं दोस्तों हम लोग लोथल पे। लोथल की खोज देखिए दोस्तों, जो किए थे वो 1953 में एस आर राव जी ने किया था। 1953 में एस आर राव ने किया था, ठीक है। एस आर राव को आप ये बोल सकते हैं कि इनका जो पूरा नाम था वो शिकारीपुरा रंगनाथ राव था। इनका नाम पूरा क्या था, शिकारीपुरा रंगनाथ राव था इनका पूरा नाम। दोस्तों लोथल को क्या बोलते हैं, लघु मोहनजोदड़ो और लघु हड़प्पा स्थल भी कहते हैं। लघु मोहनजोदड़ो और लघु हड़प्पा भी बोलते हैं इसको। ऐसे आपको आप लोग सीक्वेंस पे दिया पढ़ रहे होगे, मैंने हड़प्पा पढ़ा है, मोहनजोदड़ो पढ़ा है, उसके बाद मैं लोथल पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। लोथल में तो अभी इसके पहले क्या पढ़ा लिया है, हड़प्पा पढ़ा लिया है और मोहनजोदड़ो पढ़ा लिया है। इसको आप ऐसे याद कर लो कि लोथल को लघु मोहनजोदड़ो और लघु हड़प्पा भी कहते हैं। यही दोनों टॉपिक हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है। अच्छा, यहाँ पे धान के और बाजरे के साक्ष्य मिले हुए हैं, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद। वैसे सब मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही रखे हैं, बट कुछ 2-3-4 को मैं यहाँ पे आपको बोलूंगा, उसको आप थोड़ा सा मतलब स्किप भी कर सकते हो, बट ये इंपॉर्टेंट है। धान और बाजरा का साक्ष्य मिले हैं। और दोस्तों यहाँ पे लोग बोलते हैं धान की भूसी का भी साक्ष्य यहाँ पे मिला हुआ है, वो मैं पॉइंट यहाँ लिखा नहीं हूँ, मुझे ध्यान आ रहा है। धान की भूसी का भी साक्ष्य यहाँ पे मिला हुआ है, धान के साक्ष्य है, बाजरा के साक्ष्य है। अच्छा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये लोथल जो प्लेस है ये कहाँ पे है, ये भोगवा नदी है, भोगवा नदी है, ठीक है। ये है भोगवा नदी, भोगवा नदी है, ये गुजरात में अहमदाबाद के आस पास में ये आपका जगह है, कौन सा, लोथल है। ये एक तरीके का डॉकयार्ड भी था, इसको बंदरगाह या पत्तन नगर भी बोलते हैं, ठीक है। आगे मैंने लिखा ही भी होगा ये चीज। अच्छा ठीक है, यहाँ पे एक चीज दोस्तों और है लोथल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए कौन सी नदी, जितने भी आपके हड़प्पा के साइड है, जितने भी आपके हड़प्पा के साइड है, आप सबका ये जरूर ध्यान रखिए कि उसकी खोज किसने की थी, और किस नदी के किनारे है, और कौन से राज्य में है। इंडिया में है तो इंडिया के किस राज्य में है, पाकिस्तान में तो पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान में तो ठीक है, बट इंडिया में है तो उसके आप स्टेट जरूर याद रखिए, ठीक है।
भोगवा हो गया, अहमदाबाद हो गया। अच्छा यहाँ पे एक रंगाई के यहाँ पे साक्ष्य मिले, एक रंगाई का एक यहाँ पे कुंड भी मिला हुआ है, वो मैंने नहीं लिखा है, देखिए रंगाई का एक यहाँ पे कुंड भी मिला हुआ है, ठीक है, रंगाई का एक कुंड भी यहाँ पे मिला हुआ है, रंगाई के साक्ष्य मिले हैं। एक दोस्तों और एक चित्र मिला हुआ, यहाँ पे एक बर्तन है, एक बर्तन पे क्या हुआ है, तय एक चालाक लोमड़ी और एक कौवे की कहानी के चित्र मिले हैं। आप समझ रहे हो कि जो अभी हम लोग जो बचपन में हम लोग पढ़ते होंगे, आप लोगों ने बहुत से पढ़ा भी है ये कहानी लोमड़ी और कौवे की, तो सोचिए उस टाइम पे इसका चित्र मिला हुआ है, मतलब सोचिए कि डायग्राम के माध्यम से इसको इस चीज को बताया गया है। तो ये चीज कहाँ मिला है, लोथल में मिला हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है, गोदीवाड़ा या गोदी के साक्ष्य मिला। एक्चुअली गोदीवाड़ा का मतलब क्या होता है, इसी को डॉक बोलते हैं, ठीक है, इसको हिंदी में गोदीवाड़ा या गोदी बोलते हैं, या डॉकयार्ड आप बोल सकते हो कि डॉकयार्ड है। तो इसका आप देखोगे आप नेट पे ना तो आपको पता चल जाएगा डॉक है, ठीक है, वही मतलब बंदरगाह आप बोल सकते हो इसको, बट इस फॉर्म में भी लिखा है तो आप याद रखे। कई बार क्वेश्चन क्या होता है इस तरीके से लिख देता है हिंदी में कि हमें समझ में नहीं आता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हाथी दांत के पैमाना का साक्ष्य मिला हुआ है, ठीक है, ये भी आप याद कर सकते हो। एक चीज है दोस्तों, यहाँ पे 3 युगल समाधियां मिली हैं, 3 युगल समाधियां मिली हैं। 3 युगल समाधियों का मतलब क्या है, सुनिए जोड़े में क्या है, समाधियों के अलग अलग जगह 3 जगह ऐसे मिले हुए हैं। अच्छा, इससे ये लोग ये भी प्रेडिक्ट करते हैं ना कि युगल समाधियां हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ क्या है, इनकी एक साथ समाधि बनी है। तो इससे लोग ये भी प्रेडिक्ट करते हैं कि संभवतः यहाँ पे सती प्रथा का कुछ ऐसा रहा होगा। देखिए सब चीजें क्या है, काल्पनिक में है, मैंने पहले ही बता दिया है, जो इतिहासकारों ने बताया क्या है, सब चीजें सब काल्पनिक है, यहाँ पे सब चीजें प्रेडिक्ट की गई हैं, कुछ ऐसा फैक्ट है नहीं, क्योंकि अभी तक लिपि यहाँ की पढ़ी नहीं जा सकी है। तो अब पॉइंट्स है जो लोग बोल दिए हमको उस तरीके से याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 युगल समाधियां मिली है, जिससे ये प्रेडिक्ट किया जाता है कि शायद यहाँ पे सती प्रथा का कुछ ऐसा सिस्टम रहा होगा। अच्छा, एक साथ 20 समाधियां मिली हैं, एक साथ 20 समाधियां मिली हैं। इससे ये भी बोला जाता है कि इसको भाई मुर्दों का नगर भी कहा जा सकता है। लोथल को हम क्या कह सकते हैं, मुर्दों का नगर भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक साथ 20 समाधियां मिली थी। ये पॉइंट भी आप याद रखो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हाँ एक इंपॉर्टेंट, एक यहाँ पे एक मम्मी का मॉडल मिला है, एक मम्मी का मॉडल मिला है। आप लोग एक रॉक की मूवी है, आपको कोई ध्यान होगा, द मम्मी थी शायद क्या, तो उसमें आप देखोगे ना मम्मी वगैरह के बारे में बहुत डिस्कस किया था। यहाँ पे ये लोग मानते हैं कि ये जो वहाँ उस मूवी में भी आप देखोगे वो मिस्र से रिलेटेड है, वो इजिप्ट से रिलेटेड है चीजें। तो ये लोग बोलते हैं कि हो सकता है लोथल का जो संबंध रहा वो मिस्र से भी रहा होगा। तो एक मम्मी का मॉडल मिला हुआ जिससे ये संभवतः वहाँ पे उन लोगों का मिस्र से संबंध रहा होगा, ठीक है। ये बंदरगाह या पत्तन नगर है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको बता दिया है, ये क्वेश्चन पूछता है। अच्छा, यहाँ के दोस्तों जो मकान है ना, जो लोथल के जो मकान थे, इनका जो निकास द्वार होता था वो सड़कों की ओर होता था। जनरली सिंधु घाटी सभ्यता का ये पॉइंट जब मैं पढ़ा रहा था तो ये मैं नहीं लिखा था दोस्तों। जो वहां पे दोस्तों जो रोड सड़क होते थे वो एक दूसरे को समकोण पे काटते थे। जैसे ये मैं बता रहा हूँ ना आपको, जैसे ये सड़क है, ये एक दूसरे को समकोण पे काटते थे। यदि मैं इसको थोड़ा बड़ा मैं बनाऊं, मैं एक्चुअली आपको यहाँ बताना चाहूंगा इस तरफ। जैसे दोस्तों मैं इसको समझाना चाह रहा हूँ, इसको जो आपको आवाज था ना वो उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपको। वहां पे दोस्तों देखिए क्या था जो मैंने लिखा था दोस्तों, जैसे वहां पे सिंधु घाटी सभ्यता में जो एक घर थे, रोड थे आपस में, वो आपस में कैसे थे, समकोण पे काटते थे, समकोण पे काटते थे। जैसे ये मान लीजिए रोड है, ठीक है, ये सब रोड है, तो घर जैसे ये मैं बोलता हूँ कि ये घर बना हुआ है, तो उसका जो घर का जो दरवाजा रहता था, मेन एंट्रेंस वो ये रहता था, मेन एंट्रेंस ये रहता था, रोड की तरफ नहीं रहता था। बट इसमें जो दोस्तों है यहाँ पे जो बात किया जा रहा है, ये इसका जो निकास द्वार है वो सड़क की ओर रहता था, ठीक है। तो एंट्री पॉइंट होता है, एक एग्जिट पॉइंट होता है, ठीक है। तो ये एग्जिट पॉइंट बोल सकते हैं यहाँ पे इनका इस तरीके से रहता था, सड़क की इस तरफ रहता था, ठीक है। और भी कुछ प्लेसेस हैं, वो मैं जब मिसलेनियस बताऊंगा तो मैं इस चीज को और मैं क्लियर करूंगा अच्छे से, ठीक है। और ये जो था ये पॉइंट था जिसमें कि सड़क एक दूसरे पे क्या करते थे, 90 डिग्री पे एक दूसरे को काटते थे यहाँ पे। अच्छा, एक चीज और है दोस्तों यहाँ पे कि इनका जो आवास है एक रक्षा प्राचीर से बना हुआ था। जैसे मैंने एक नॉर्मली आपको बताया था जब मैं पहली क्लासेस थी, मतलब जो हमारी प्रीवियस क्लास थी हड़प्पा वाली, मैंने वहां पे एक चीज बताया था कि एक तो दुर्ग एरिया रहता था। जो दुर्ग होता था वो क्या होता था, सड़क से या मेन जो होता था उससे कुछ ऊपर रहता था। जो दुर्ग एरिया रहता था वो थोड़ा आप बोल सकते हो ऐसे जमीन से कुछ ऊंचाई पे बना रहता था, ठीक है। और ये नगर का एरिया रहता था, वो जमीन पे रहता था, ठीक है। ये ऊपर बनाते थे जिससे बाढ़ वगैरह के कारण ये बचा रहे, ठीक है। इस पे जो सामान्य जो सिस्टम होता था पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में, दुर्ग को एक रक्षा प्राचीर से क्या किया जाता था, उसको सेफ किया करते थे। क्यों? इससे ये प्लेस सेफ रहे, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े लोग भाई रहते थे, ठीक है। बट लोथल में क्या हुआ है, ये जो दोस्तों रक्षा प्राचीर है, इसको हम रक्षा प्राचीर भी बोल सकते हैं। एक ही रक्षा प्राचीर से
आप बोल सकते हो कि नगर को और दुर्ग को दोनों को सेफ रखा गया, किससे? एक ही रक्षा प्राचीर से। वही मैंने यहाँ पे देखिए लिखा है कि आवास यहाँ क्या था, एक रक्षा प्राचीर था, मतलब दुर्ग और नगर दोनों एक ही बाउंड्री से सेफ किए हुए थे, ठीक है। उसके बाद एक आपका आ जाता है ये पॉइंट, ये तो आपका खत्म हो गया लोथल। अब आ जाते हैं हम लोग धौलावीरा पे। धौलावीरा की दोस्तों जो खोज हुई थी 1967 में हुई थी, जेपी जोशी जी ने इसका किया था, खोज किया था। इसका उत्खनन जो था वो आर.एस. बिष्ट ने किया था। मैंने पहले बता दिया क्लास में कि खोज क्या है, उत्खनन में क्या डिफरेंस है, एक लिटिल डिफरेंस मैंने बता दिया है, ठीक है। खोज ये वो है कि जिन्होंने उस स्थल के बारे में सबसे पहले पता लगाया। उत्खनन का मतलब क्या, कौन वहां पे खुदाई उदाई करा, किसके निर्देशन में वो काम हुआ। अच्छा, धौलावीरा जो प्लेस है वो कहाँ है, वो कच्छ की खाड़ी में है। और क्षेत्रफल क्या है दोस्तों, मैंने लिखा है यहाँ पे। दोस्तों देखिए, जो पूरे इंडिया में जितनी भी सिंधु घाटी सभ्यता के प्लेसेस हैं, उसमें यदि मैं बात करूं जो सबसे ज्यादा बड़ा क्षेत्रफल में है वो कौन सा है, वो राखीगढ़ी है, ठीक है। राखीगढ़ी है। राखीगढ़ी कहाँ है, आपका हरियाणा में, ठीक है। बट सेकंड जो है ना, जिसका एरिया सबसे ज्यादा है, ठीक है, सेकंड क्षेत्रफल में सेकंड इन इंडिया है कौन सा, धौलावीरा। पहला कौन सा है, राखीगढ़ी। सेकंड कौन सा है, धौलावीरा। अपने इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, अभी मैं पाकिस्तान को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं वो चीज भी बताऊंगा आपको। अच्छा, एक चीज तो आप ये ध्यान रखिए। उसके बाद क्या है, यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्नत जल प्रबंधन। यहाँ पे जल के स्टोर करने की टेक्निक थी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे क्वेश्चन डायरेक्टली आपके पूछता है, ठीक है। हड़प्पा के लिए, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, ये स्टेट पीसीएस में कहीं आया हुआ है, ये मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई जगह आया हुआ है ये। हड़प्पा लिपि में 10 चिन्हों वाला एक लेख मिला हुआ है, ठीक है। अच्छा, एक मैं चिन्हों की यदि मैं बात करूं, चिन्ह वर्ड आ गया, मुझे याद आ गया दोस्तों। अभी मैं ये मिसलेनियस वाला वीडियो लेक्चर जब बनाऊंगा ना, इसके लास्ट वाला, तो मैं ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स उसमें डाल दूंगा दोस्तों। वहां पे जो लिपि मिली है ना, उसमें यू आकार का जो चित्र है ना, वो सबसे ज्यादा मिला हुआ है। मतलब आप देखोगे ये जो यू आकार है, ये सिंबल है, कई सिंबल वहां पे मिले हुए हैं, ऐसे मिला हुआ है सिंबल, किसी तरीके ऐसे सिंबल्स मिले हुए हैं, लेकिन ये जो सिंबल मैं बता रहा हूँ ना, यू आकार का, ये सिंबल सबसे ज्यादा मिला हुआ है, ठीक है। और यदि मैं चित्र की बात करूं, डायग्राम की, तो उसमें मछली की आकृति सबसे ज्यादा मिली हुई है। तो अभी मैं बता दूंगा आपको। तो ये आप याद रखो, उन्नत जल प्रबंधन है। हड़प्पा लिपि में 10 चिन्हों वाला एक सीधा लेख मिला हुआ है। अच्छा, यहाँ पे दोस्तों त्रिस्तरीय नगर योजना मिली है, त्रिस्तरीय नगर योजना मिली है। त्रिस्तरीय नगर योजना का मतलब आप ये समझो कि जैसे मैं यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, ये जो मैंने बताया था दोस्तों कि एक ही रक्षा प्राचीर से क्या थे, दोनों दीवार क्या है, दुर्ग और नगर जो दोनों था आपका, एक ही रक्षा प्राचीर से क्या किया गया था, सेव किया गया था। अच्छा, लोथल के अलावा ये जो डिजाइन आप देख रहे हो ना, ये जो डिजाइन है ये आपके सुरकोटडा में भी है। जो सुरकोटडा आपका स्थल है, वो भी वहां पे भी यही डिजाइन है। तो आप कह सकते हो जो सामान्य जो व्यवस्था है नगर में रहने की, वो तो मैंने आपको बता दिया कैसा है। एक नगर है, दुर्ग है, और दुर्ग के चारों तरफ क्या हुआ है, दीवार बनी हुई है। बट लोथल और सुरकोटडा में क्या था, दुर्ग है, नगर है, और इन दोनों को एक रक्षा प्राचीर से क्या किया गया है, सेव किया गया है। बट अब देखिए क्या आ गया, धौलावीरा आ गया। धौला में क्या है, त्रिस्तरीय नगरीय योजना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में आपके आ चुका है, आपके यूपी ट्रिपल एससी के भी प्रीवियस पेपर में आ चुका है। त्रिस्तरीय नगर योजना कहाँ पे है, डायरेक्टली पूछेगा, त्रिस्तरीय नगर योजना कहाँ पे है, तो आप बताओ उसको, धौलावीरा में है, ठीक है। यहाँ पे देखिए डिफरेंस क्या था, मैं त्रिस्तरीय नगर योजना इसमें क्या था। अभी तो आप देख रहे हो कि एक नगर है और एक दुर्ग की बात मैं किया, किसका, एक नगर है और एक दुर्ग है। त्रिस्तरीय नगर योजना का मतलब दोस्तों, यहाँ पे एक क्या था, ऐसे था यहाँ का डिजाइन, एक पूर्वी एरिया था, एक मध्यम था, और एक पश्चिमी एरिया हो गया। मतलब ये जो यहाँ पे जो दोस्तों यहाँ पे आवास इनका सिस्टम था ना, ये इस तरीके से था। इसमें एक मध्यम भी आ गया था, एक मध्यम नगर का भी एक यहाँ पे विकास माना जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं त्रिस्तरीय नगर योजना, क्योंकि यहाँ पे एक मध्यम भी आ गया। पहले क्या था, पूर्वी और पश्चिमी था, पूर्वी को नगर बोलते थे, पश्चिमी को दुर्ग बोलते थे, लेकिन अब यहाँ पे क्या आ गया, एक मध्यम नगर भी आ गया, तो इसको त्रिस्तरीय नगर बोल देंगे, ठीक है। शैलकृत जलकुंड मिला है, शैलकृत जलकुंड है। मैंने देखिए ये बात एक पहले बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बोला था उन्नत जल प्रबंधन है, उसी तरह ये शैलकृत जलकुंड है। शैलकृत जलकुंड का मतलब क्या है, पत्थरों से बना हुआ एक जलकुंड वहां पे मिला है। इसका मतलब है कि हो सकता है भाई वहां पे लोग इस तरीके से पानी को स्टोर करते होंगे, इस तरीके की वहां पे कुछ व्यवस्था रही होगी। यहाँ पे एक मात्र स्टेडियम का साक्ष्य मिला हुआ है, ठीक है। तो ये धौलावीरा क्या क्यों वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, इससे बाहर कुछ आएगा नहीं धौलावीरा से, आप यकीन करो। जिस तरीके से यार मैं बता रहा हूँ, मैं कई बुक्स से काफी मेहनत करके लाया हूँ। आपको लग रहा होगा कि ये लेक्चर में 20 मिनट में या 22 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन इसके पहले पीछे मेरी कम से कम 5 घंटे की मेहनत है। तो
आपका टाइम बच रहा है। मैं बहुत सेलेक्टिवली चीज़ों को लेके भी आ रहा हूँ। सारे एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी ये कंपाइलेशन है, आप बाद में आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ ना, इसके लिए आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप केवल लूसेंट पढ़ो, जो मैं क्लासेस में बता रहा हूँ वो करो, आपको कहीं और भागने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों आते हैं, देखिए काली बंगा पे हमारा। काली बंगा को दोस्तों क्या बोलते हैं, इसको काले रंग की चूड़ियां भी के यहाँ पे साक्ष्य मिले हुए हैं, ठीक है। काली बंगा में काले रंग की चूड़ियों के साक्ष्य यहाँ पे मिले हैं। उसके बाद दोस्तों खोज इसी कौन की थी, अमलानंद घोष ने की थी। किसने की थी, अमलानंद घोष ने की थी। कब, 1953 में। और उत्खनन करता कौन थे, बीके थापरे। कई बार क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, उत्खनन करता कौन थे, खोज कौन थे, ठीक है। तो काली बंगा की खोज किसने की थी, अमलानंद घोष ने। और उत्खनन करता कौन थे, बीके थापर ने, ठीक है। काली बंगा को क्या बोलते हैं, काले रंग की चूड़ियां भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, यहां से दोस्तों आयताकार में 7 अग्नि वेदिकाएं मिली हैं, ठीक है। 7 क्या बोलते हैं, अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। 7 अग्नि वेदिका का मतलब क्या होता है, आप समझो इस तरीके से, क्या है, एक अग्नि कुंड है, आप समझो, ठीक है। 7 आयताकार, 7 क्या है, अग्नि वेदिकाएं मिली हुई हैं। अच्छा, कांच और मिट्टी की चूड़ियों के यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं। किसकी, कांच की चूड़ियां और मिट्टी की, दोनों की चूड़ियों के साक्ष्य मिले हुए हैं, ठीक है। जूते हुए खल, जूते हुए खेत का साक्ष्य यहाँ से मिला हुआ है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कई एग्जाम में आपके में आया हुआ है, ये जूते हुए खेत के साक्ष्य यहाँ मिले हैं। मैं इसको स्टार बना दे रहा हूँ, आप इसको जरूर से जरूर यार याद कर लेना, ये आना ही आना है आपके एग्जाम में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक नहीं, कम से कम मैं बोलूँ कई एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है कि कहाँ से इसके साक्ष्य मिले हुए हैं, ठीक है। तो काली बंगा में ये मिला हुआ है, आप इसको याद रख लेना, ठीक है। चना और सरसों की फसल के भी साक्ष्य मिले हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। स्किप कर सकते हो, बट मैं लिखवा दिया हूँ कि आप पॉइंट अपने नोट्स में इसको लिखे रहो, ठीक है। अलंकृत ईंटों के साक्ष्य मिले हैं, अलंकृत ईंटों के साक्ष्य मिले, अलंकृत ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। इसको ऐसे समझो जैसे यार कोई ईंट बना हुआ है, ठीक है, ये मान लो ब्रिक है, ठीक है। अब ब्रिक पे अलंकृत का मतलब क्या है, उसमें अलंकरण का मतलब ये है कि इसमें कोई डिजाइन बनी है, ऐसे ऐसे मान लो कुछ डिजाइन बनी है या कुछ भी डिजाइन बनी है, तो इसका मतलब यही है, ईंटों को अलंकृत करना मतलब उस पर ऊपर कुछ डिजाइन बनी है, तो अलंकृत ईंटों के साक्ष्य मिले हुए हैं। अच्छा, लकड़ी का हल मिला हुआ है और बेलनाकार मुहरे मिली है। अब बेलनाकार मुहरे ये याद रख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। लकड़ी का हल मिला है, ये भी इंपॉर्टेंट है, अब इसको भी ध्यान रखिएगा। बेलनाकार मुहरे भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मिट्टी के खिलौने तथा प्रतीकात्मक समाधियां मिली है, ठीक है। मिट्टी के खिलौने, प्रतीकात्मक समाधियां यहाँ से मिली हुई हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक चीज और आप इसमें याद रखिएगा दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बोला कि जितने भी प्लेसेस हैं, जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं, आप उनका ये जरूर याद रखिए कि किस राज्य में पड़ रहा है, किस कंट्री में है, किस नदी के किनारे है। तो जैसे कालीबंगा है, कौन सा है, घग्गर नदी के किनारे, ठीक है। और ये कहाँ पे पड़ता है, ये राजस्थान में पड़ता है। कालीबंगा कहाँ है, आप इसे याद रखो, कालीबंगा कहाँ है, घग्गर नदी के किनारे, राजस्थान में, ठीक है। उसके बाद कौन सा एक प्लेस है दोस्तों, बनावली है। बनावली का है, सरस्वती नदी के किनारे है। इसी खोज कौन किया था, आर.एस. बिष्ट ने किया था। ये प्लेस कहाँ पे, हरियाणा में। बनावली कहाँ है, हरियाणा में, ठीक है। पकी मिट्टी का यहाँ पे हल मिला हुआ है, ये इसका सच है, ये इसके में यहाँ पे इंपॉर्टेंट, ज्यादा पॉइंट्स बनावली में है नहीं, 2 ही 3 पॉइंट है, ये आप याद रखो। क्या है, पकी मिट्टी का हल मिला हुआ है। धावन का पात्र मिला हुआ है। धावन पात्र मतलब आप ये समझो कि जो आजकल के टाइम में जो क्या होता है, वॉश बेसिन होता है ना, तो वॉश बेसिन का सोचिए उस टाइम पे इस तरीके का कुछ था, ठीक है। तो उसको उन्होंने कुछ ऐसा मिला होगा, तो उन्होंने ये प्रेडिक्ट कर लिया कि ये धावन पात्र रहा होगा, वॉश बेसिन रहा होगा। तो आप बोल सकते हैं धावन पात्र कहाँ मिला है, बनावली से मिला है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बनावली में जो दोस्तों हैं, जो सड़कें हैं, वो न तो सीधी हैं, न एक दूसरे को समकोण में मिलती हैं। जनरली सिंधु घाटी सभ्यता के जितने प्लेसेस हैं, आप देखोगे कि सड़कें एक दूसरे को क्या है, समकोण पे काटती हैं और सीधी सीधी होती हैं। तो यहाँ की सड़कें ना तो सीधी है, ना तो समकोण पे मिलती है, ठीक है। तो समअप कर दिया दोस्तों, सारे पॉइंट्स लगभग हो गए हैं मेरे, कुछ भी स्किप नहीं हुआ है। अब इसके बाद 3-4 साइट ऐसे हैं जिनमें बहुत से ज्यादा पॉइंट्स नहीं है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बट सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ स्पेशलिटी रह गई थी, जो फैक्चुअल पॉइंट्स थे, वो मैं उसमें डिस्कस कर दूंगा। कुछ पॉइंट्स स्किप हुआ तो वो मैं कर लूंगा। बाकी अगली क्लास में आपका ये जो टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है दोस्तों ज्यादा बड़ा नहीं है, वो लेक्चर लेते हुए मुझे लगता है 1 घंटे में आपका सिंधु घाटी सभ्यता पूरी कंप्लीट हो जाएगी। कहीं से एक भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ दोस्तों आपके बाहर नहीं आएगा यार, यकीन मान के देखिए, और एक बार आप फॉलो करिए, जहां से पढ़ रहे हैं आप और भी जगह से आप पढ़ते रहिए, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम भी देने की जरूरत नहीं है। 2 महीने का टाइम है यार, चीजें पढ़नी बहुत है, एक चीज को आप कम से कम 8 से 10 बार, मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार। आप अभी क्या है, लगता है इंसान को 2 महीने बाद पेपर है, वो अभी क्या करता है, नई नई किताबें पढ़ता है, नई नई चीजें पढ़ता है, बट एग्जाम के टाइम पे आप उसको रिवाइज नहीं कर पाओगे। जब तक रिवाइज नहीं कर पाओगे, कुछ रिजल्ट आपका आएगा नहीं। आप कितना भी पढ़ लो, कुछ रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो कम पढ़ो लेकिन सॉलिड पढ़ो, मतलब जितना पढ़ो आपको उतनी चीजें याद हो, तो आपको मजा आएगा, ठीक है।
तो ज़्यादा इसमें समय देने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको जो पॉइंट्स है सब बता ही दिए हैं। और टेलीग्राम चैनल जो दोस्तों मेरा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा, आप उसको ज्वाइन कर लेना। 2-3-4 दोस्तों मैं पिक्स उसमें रोज शेयर करूंगा, आप उसको याद करते हुए चलो। क्या है ना, एक एक पिक्स आप रोज याद करोगे ना, तो 2 महीने बाद आप 60 पिक्स याद कर लोगे। 60 पिक्स का मतलब ये समझो कि आपके कई ढेर सारे आपके फैक्ट्स तैयार हो जाएंगे। ज्यादा मैं पिक्स डालूंगा भी नहीं, वो ओवरलोड हो जाता है फिर, ठीक है, पढ़ते नहीं है, फिर वो वैसे ही रह जाता है कि भाई चैनल पे सब फोटो आ रहे हैं, पिक्स आ रहे हैं, पढ़ना लिखना कुछ नहीं है। एक ही 2 पिक्स मैं डालूंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट डालूंगा, आप उनको याद करते रहो अभी से। 2 महीने बाद आपको इसका डिफरेंस पता चलेगा। विश्वास करके देखो, जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ आप करते चलिए, टॉपिक को एनालाइज करते चलिए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए लेकिन सॉलिड पढ़िए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।